कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो आज इसी के साथ हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू लेक्चर्स मिले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि देखिए हम यहाँ बोर्ड की पूरी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तैयारी करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में अब तो हर बहुत सारे टॉपिक यहाँ से अपलोड भी हो सके हैं लेक्चर्स, जैसे हेलोरेंस और हेलोएल्केन्स अल्कोहल सभी के वन शॉट हैं और कुछ लेक्चर्स हैं। तो आप अपनी बोर्ड की तैयारी पूरे अच्छे से कर सकते हैं और हम अंत तक आपके साथ बोर्ड की तैयारी जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इसीलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी पढ़ें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी पढ़ाई को एक नया लेवल मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। तो हम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग भी है, इसमें मतलब जैसे ये नहीं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें याद करना है, हमें इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, मतलब अपना दिमाग को थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिक्स के तरीके से हम करेंगे, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस आपको इसके लिए चाहिए कि आप पूरे लेक्चर को एंड तक देखें और जितने भी लेक्चर हैं उसको अच्छे से देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा स्टार्टिंग से, तभी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें हम कंपाउंड के आईपीसी नामकरण भी करेंगे। हम कंपाउंड को देख के उस कंपाउंड की पूरी प्रकृति बता सकते हैं कि भाई इसका रंग कैसा होगा, इसमें चुंबकीय गुण होगा कि नहीं होगा, इसकी संरचना कैसे होगी। तो ये सब जादू कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन पढ़ने से होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़ा था, इसका जो दूसरा नाम होता है वो संकुल यौगिक भी बोलते हैं। इसे हम संकुल यौगिक भी बोल सकते हैं, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक भी बोल सकते हैं, जटिल यौगिक। अब देखिए अगर आपने कोऑर्डिनेशन यौगिक नहीं सुना हो लेकिन आपने संकुल यौगिक और जटिल यौगिक का नाम तो कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे। और कहीं ना कहीं क्या डी ब्लॉक की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं श्रेणी वाइज श्रेणी, तो उसमें हम देखते हैं कहीं कहीं पे लिखा कि ये श्रेणी के तत्व तो संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ये नहीं निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं उसका भी रीजन वहां पे दिया है। तो जो डी ब्लॉक ही ऐसा है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वही संकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और रीजन यहाँ से जो संकुल यौगिक का निर्माण डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं तो इसका रीजन है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल यानी यहाँ पे रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक। देखिए संकुल यौगिक में बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आप नॉर्मली ऐसे फार्मूला पढ़ते हैं NaCl H2O, तो ये सारा साधारण सा यौगिक है। लेकिन संकुल यौगिक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब ये रिक्त कक्षक क्या होते हैं। अब मान लीजिए छोटा परिवार होता है तो उसमें तो सीमित होता है, भाई ये छोटा परिवार है, इतने रूम्स बना ले रहने के लिए है। अब किसी छोटे घर में बहुत सारे गेस्ट आ जाएं तो क्या वो उसको रख सकते हैं उस छोटे घर में, तो आप बोलेंगे आंसर नहीं, छोटा सा घर है, हमारे पास रूम है ही नहीं, तो हम कहाँ से उस गेस्ट को रखें। अब एक बड़ा सा घर है, मान लीजिए उसमें कुछ लोग रह रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे रूम है, उसके पास उसने कुछ यूज भी किया है और बहुत सारे रूम्स उसके खाली हैं। तो अगर वहाँ पे कोई आता है, कोई मेहमान आ जाए फिर या कोई रेंट पे रहने आ जाए, तो वो अपने कक्ष को यानी अपने रूम को दे सकता है। तो वैसे ही प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के पास होती है। जो हमारे एस होते हैं, पी होते हैं, उनके पास मतलब उतनी जगह नहीं होती। मान लीजिए वो छोटे फैमिली, छोटे घर वाले हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं कुछ वो उनके पास बड़ा हाउस होता है, तो उनके पास रूम
खाली रहता है, उसी को हम बोलते हैं रिक्त कक्षक। अब जब खाली है तो भाई कोई उनके साथ आएगा जुड़ने, जो भी करने, तो कहेंगे हाँ भाई हमारे पास खाली है, आ जाओ। तो कुछ वैसे ही सिचुएशंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है। डी ब्लॉक के पास ऑर्बिटल खाली रहते हैं तो वो भाई सबको बुलाता है, और रह लो हमारे पास, जुड़ लो हमसे। तो यही होता है इसमें। तो इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी और इसी को हमें समझना है कि इसमें कौन क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके 4Fe, ये लिखने का तरीका होता है आपके पास CN6H। अगर इस तरीके का कंपाउंड आपके पास आता है, ठीक, तो अगर आप इसे हीट करेंगे तो अब ये नहीं, जैसे हम हीट करते थे NaCl तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, दो कंपाउंड थे सभी अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है भाई, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये अलग होने वाले नहीं है। ये अलग होंगे तो ये जो बाहर का इनसे अलग हो जाएंगे, लेकिन इनके जो अंदर है इनसे अलग नहीं होंगे, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो जब भी हम इसको मान लीजिए हीट करते हैं या कुछ भी डालते हैं तो यहाँ से ये बनाता है कि 4K प्लस और प्लस FeCN6, और अगर ये प्लस है तो ये स्पीसीज हमारी क्या होगी, माइनस होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो प्रकार के आयंस दिखाता है, धन आयन एंड ऋण आयन। तो इसमें देख लीजिए ये जो धन आयन है और मान लीजिए ये ऋण आयन है। ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हम बाहर कहीं ऋण आयन कोई एक ले लें आयंस, तो ये पॉजिटिव हो सकता है और ये निगेटिव हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया Fe और ये हमारे पास CN6 और बाहर हम ले लेते हैं Cl2। तो जब इसे आप हीट करेंगे तो ये टूटेगा 2Cl माइनस और प्लस FeCN6 और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार के आयंस मिल सकते हैं, धन आयंस एंड ऋण आयंस। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूटता है। कभी भी ये नहीं कि Fe से Cn अलग हो जाए, साइनाइड अलग हो जाए, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। और यही होती है खासियत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि एक बार ये जटिल यौगिक किसी को जो ये होता है जोड़ लिया अपने साथ, तो भाई वो फिर लाइफ टाइम उसे छोड़ने वाला नहीं है। तो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब देखिए हम इसमें देखते हैं सबको नाम दिया गया है, सबको एक एक नाम दिया गया है और उस नाम से हम उनको पहचानते हैं। तो ये जो Fe है, अब Fe तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये धातु है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धातु ही होती हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि ये धातु है, लेकिन इसका एक और भी नाम होगा, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे हम इसे, सेंट्रल मेटल एटम्स बोलेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMA लिख सकते हैं। अब इसे हम सेंट्रल इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो Fe होगा ये बीच में हम इसको रखेंगे, संरचना बनाएंगे और साइनाइड उसके चारों तरफ से जुड़ जाएगा। तो बीच में है तो इसीलिए हम इन सेंट्रल मेटल एटम से बोल सकते हैं। अब इसकी डिफिनेशन आ जाए, भाई आप सेंट्रल मेटल एटम की परिभाषा लिखिए, तो आप जनरली लिख सकते हैं कि जो मतलब इधर जो भी आयन या परमाणु होंगे, परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा, जो तत्व तो उन परमाणुओं के समूह को जोड़ता है उसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ये हो गई हमारी डिफिनेशन क्लियर केंद्रीय धातु परमाणु की पूरी। कोई आप लिख सकते हैं कि किसी भी समकुल यौगिक में केंद्रीय धातु वह धातु होती है जो परमाणु या परमाणुओं के समूह को जोड़ती है। ये हो गया आपके पास केंद्रीय धातु की परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम्स। अब बात आती है कि भाई ये जो छोटे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, या तो हम यहाँ पे Cl ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं और उनकी संख्या इससे अधिक हो, तो आप इसे बोलेंगे लिगेंड्स। ये हमारे पास क्या है, लिगेंड्स। इसको एक नया पहचान दिया गया भाई कि तुम्हें लिगेंड्स कहा जाएगा। अब लिगेंड्स की परिभाषा क्या हो सकती है कि वह आयनिक या आणविक स्पीशीज जो संकर यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ती है। बस आपको एक दूसरे से जोड़ना है और परिभाषा बताते चले जाना है। लिगेंड वह स्पीशीज आयनिक है या आयनिक हो सकती है या आणविक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम आयनिक नहीं कर सकते, यहाँ पे उदासीन भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब है कि आणविक आयनिक दोनों कह सकते हैं। तो ये स्पीशीज जो लिगेंड है वो आयनिक आणविक दोनों हो सकती है, और वो संकर यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़ता है उसी को हम लिगेंड्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 6 है और ये इससे जाके जुड़ जाएगा। अब ये हो गई आपके पास परिभाषा लिगेंड्स की कि हम लिगेंड्स किसे कहते हैं। अब
अब ये बड़े ब्रैकेट के, अब मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट लगा है ना, तो इसे भी एक नाम दिया गया, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट जब भी अलग हो रहा है तो ये अलग हो रहा है बड़े ब्रैकेट के साथ ही, ये अब टूट नहीं रहा है, तो हम इस पूरे को एक नाम देते हैं उप सहसंयोजक मंडल, जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स बोलते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स में है कौन, सेंट्रल मेटल एटम्स प्लस लिगेंड्स, इन दोनों जो ब्रैकेट के अंदर हैं इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स कंपाउंड। यानी ये जो हम बड़ा ब्रैकेट लगाए हैं हम इसे जनरली बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे संकुल यौगिक जब भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम उप सहसंयोजक स्पीयर बोलेंगे, मंडल बोलेंगे, को हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि बड़ा ब्रैकेट, हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अब ये हो गया क्लियर। अब दूसरी शब्दावली आती है उप सहसंयोजन संख्या। आपको अभी आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपके पास उप सहसंयोजन संख्या आता जाएगा, तो पहले ही हम इससे मिल लेते हैं भाई, मुलाकात कर लेते हैं, बाकी जब मिलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें तुमसे फिर से पहचान पूछनी पड़ेगी। तो यही है उप सहसंयोजन संख्या। हम किसे कहते हैं, ये लिगेंड्स हैं, इनकी संख्या जितनी भी होगी, लिगेंडों की कुल संख्या को जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हों, इन्हें ही हम कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। यानी हम जब भी मान लीजिए यहाँ पे आयरन अगर हम संरचना बनाएं तो ये हमने आयरन बना लिया, अब इससे हमें 6 साइनाइड जोड़ना है, तो हम CN 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 6 साइनाइड को जोड़ लिया। अब इनकी पूरी संख्या कितनी है, 6, तो हम बताएंगे यही कोऑर्डिनेशन नंबर है। उप सहसंयोजन संख्या इसकी कितनी है, 6 है। और इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं उनकी पूरी संख्या को हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जो जानकारी लेनी थी वो थी जानकारी। अब यहाँ से बहुत सारी हम थियरीज पढ़ेंगे और इनका नामकरण करेंगे। अब देखिए ये जो लिगेंड्स होता है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। इन्हें अगर हम चार्ज के अवस्था पे बताएं तो ऋणायन, धनायन और उदासीन। फिर हम यहाँ पे दंतुरता के आधार पे भी बनाते हैं कि आखिर ये जो जुड़ते हैं ना तो कितने परमाणु द्वारा इस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हैं, उनके आधार पे भी बांटा गया है। तो हम जब नामकरण देखेंगे तो उसमें हम लिगेंड के प्रकार भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं वर्नर्स थियरीज, क्योंकि वर्नर ही आए थे इस सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उन्हीं ने डिफाइन किया था और अपनी थियरीज में कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनर्स का अलग ही प्रेम है इससे। वो वर्नर थियरीज तो आपको किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाएगी। और वर्नर थ्योरी देखिए, अगर आप यहाँ से बीएससी करते हैं या मतलब बीएससी किसी में जाते हैं तब भी आपको वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वर्नर थ्योरी इसीलिए आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आगे के लिए भी और आपके बोर्ड के लिए भी, तो बस आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर वर्नर्स थ्योरी क्या थी। ये हमारी पूरी शब्दावली है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटी छोटी डिफिनेशंस है जिसे लिख के आप बोर्ड में नंबर हासिल कर सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं वर्नर सिद्धांत क्या है। तो जब भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन किया था सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो वर्नर सिद्धांत थे। तो देखिए कभी कभी आपको ऐसे वर्नर से संकुल भी बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, क्योंकि इस कंपाउंड को किसने लाया था, वर्नर से। तो हम बोल सकते हैं वर्नर यौगिक, वर्नर संकुल, वर्नर जटिल, जो भी हो सकता है, जो भी नाम हम पढ़े वो बोल सकते हैं। तो ये जो आए थे इन्होंने अपनी थियरीज दी, बहुत सारी थियरीज दी कि जो संकर में उपस्थित आयन होते हैं, सबसे पहला यही था कि इन्होंने बताया था कि जो भी संकर यौगिक होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और मेन यही पॉइंट था इनकी थियरीज का, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और जो कि हमें
एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। और वो क्या है, तो आइए हम देखते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो संकर यौगिक दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अनुसार से बताया कि भाई यहाँ पे दो संयोजकता होती है। कि नॉर्मली हम किसी यौगिक में पढ़ते हैं कि कोई भी तत्व है तो उसके पास एक ही संयोजकता होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, दो होगी। संकर यौगिक में सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डाल दीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे आप ये डाल दीजिए, छूट गया केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मली अभी तक हम किसी कंपाउंड में कहते हैं भाई ये एक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, 3 4 जो भी हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगी। और ये संयोजकता का नाम इन्होंने दिया प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। और जो दूसरा था वो है द्वितीयक संयोजकता। अब भाई इन्होंने बता दिया कि दो प्रकार की होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो लोगों ने कहा भाई आपने कहा है तो डिफाइन भी करके बताइए, क्योंकि देखिए इंसान जो भी ये मतलब ह्यूमैनिटी में हम देखें ना, तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ें कहते हैं तो आपकी बातों पे यकीन बहुत आसानी से नहीं किया जाता है। आपको प्रूफ मांगा जाता है कि भाई प्रूफ दिखा दो तब हम माने कि तुम्हारी बात सही है। और ये हर जगह मान लीजिए अभी हम कोई मतलब झगड़ा विवाद जो भी कुछ हुआ है तो वहाँ पे भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रूफ की ज़रूरत होती है। भाई प्रूफ दिखाओ अब तब अपनी बात सिद्ध करो। तो यहाँ पे भी यही था कि इन्होंने जब ऐसे ही कहा कि ये जो संकर यौगिक हैं दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो इनसे प्रूफ मांगा गया। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके आधार पे बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायन संतुष्ट होती है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम्स होती है एटम की ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। ये हो गया। अब बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो हमेशा ऋणायन आयन से संतुष्ट होगी और सेंट्रल मेटल एटम्स की हम जैसे मान लीजिए आयरन ले लिए, कोबाल्ट ले लिए, कॉपर ले लिए, तो उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसको हम कहेंगे वही है प्राथमिक संयोजकता। तो इन्होंने ये बता दिया कि हाँ भाई ये प्राथमिक संयोजकता है। तो अब इनसे पूछा गया द्वितीयक संयोजकता को डिफाइन किया। भाई हमने ऑक्सीकरण संख्या को तो बोल दिया ये संयोजकता है, ये मेरे लिए और भी कंपाउंड में होता है। अब ये द्वितीयक संयोजकता कहाँ से आ गई? तो इन्होंने कहा कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋणायन और उदासीन से संतुष्ट होती है और उप संयोजन संख्या के बराबर
होती है। यानी जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो रेडायन उदासीन किसी भी यौगिक के संतुष्ट हो सकती है। यानी हम यहाँ पे जो भी लिगेंड है वहाँ पे रेडायन भी ले सकते हैं, रेडायन भी ले सकते हैं, उदासीन भी ले सकते हैं। लेकिन आप जब उसमें अब उसको डिफाइन करना कि भाई हम निकालेंगे कैसे, तो द्वितीयक संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होगी। यानी उस कंपाउंड में जो भी लिगेंड्स होंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होंगे, उनकी संख्या जितनी है वही कहलाएगी द्वितीयक संयोजकता। और ये हमेशा, ये कभी जो द्वितीयक संयोजकता है परिवर्तित नहीं होती है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े रहेंगे तो वो जुड़े रहेंगे, ये स्थिर रहती है। तो इसी को बताया था इन्होंने और एक उदाहरण द्वारा इसको प्रूव भी किया था। देखिए जो प्राथमिक संयोजकता होती है इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कटी कटी लाइनों से। और द्वितीयक संयोजकता को हम स्ट्रेट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गई हमारे पास इनकी परिभाषा। अगर आप आए तो इतना लिख सकते हैं कि जो भी द्वितीय प्राथमिक संयोजकता है उसे हम कटी कटी लाइन द्वारा मतलब डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो द्वितीय संयोजकता होती है उसे हम स्ट्रेट लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब आइए हम इनकी कुछ संरचना भी देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। वर्नर ने बताया था, उन्होंने कंपाउंड लिया था COCl3 6NH3 और लिया उन्होंने COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। देखिए इन्होंने एक कंपाउंड ले लिया लेकिन ये संरचना पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए थे, यही इनकी कमियां रह गई थी। इन्होंने बस संरचना के आधार पर बता दिया कि ये प्राथमिक ये द्वितीयक है, लेकिन ये तरीका जो है लिखने का हमारा सही नहीं था। कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो इन्होंने अभी शुरुआत किया था तो पूरी स्टडी तो हो नहीं जाएगी। वो जो हमने बोर्ड पे पहले लिखी थी वो पूरी अच्छे तरीके से संरचना निकाली गई थी। तो यही इनकी कमियां थी वर्नर थ्योरी की, इन्होंने संरचना के बारे में कोई डिफाइन नहीं किया था उतना बेसिकली अच्छे से। तो देखिए ये किस प्रकार से जुड़ा होगा, कोबाल्ट है यही सेंट्रल मेटल एटम्स होगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, यहाँ पे जो धातु है वही सेंट्रल मेटल एटम्स होगी और बाकी ये सभी अधातु हैं, और जो कम संख्या वही तो सभी को जोड़ेगा। अब भाई कोबाल्ट भी 4-5 रहता तो हम कैसे डिफाइन करते कि कैसे जोड़ रहा है। तो जो सेंट्रल मेटल होगा उसकी संख्या हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं। अब देखिए 6 अमोनिया को हमें सबसे पहले दिखाना है, तो आप 6 अमोनिया को ये ऐसे दिखा लिए थे, या तो आप अभी से ना बनाएं। डॉट 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 Cl Cl और ये आ गया हमारे पास NH3 और यहाँ से हम बना लेते हैं NH3। तो देखिए वर्नर ने जो बताया था उसके आधार पे हम बता लिए कि जो मतलब प्राथमिक संयोजकता होगी वो हमेशा रेडायन वाले आयनों से संतुष्ट होगी। तो हमें पता है जो क्लोरीन होता है वो हमेशा रेडायन होता है। अब ये उदासीन हो सकता है और रेडायन कोई भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि अमोनिया क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमें पता चल गया कि ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक है। तो हमने प्राथमिक को हमने देखा कि हमने डॉट डॉट लाइन से दिखाना है, तो देखिए हमने डॉट डॉट लाइन से दिखा लिया। और ये जो हमें द्वितीयक संयोजकता दिखाना था तो उसे हमने मतलब सॉलिड लाइन से दिखा लिया। तो अब यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक संयोजकता होगी, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्राथमिक
संयोजकता, तो वो कितनी है 3, और सेंटर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो भी कितनी आएगी कोबाल्ट की +3 आएगी, और जो द्वितीयक संयोजकता है कितनी 6, अमोनिया आपके पास कितनी है 6। अब देखिए द्वितीयक संयोजकता 6 कहीं से कहीं कंप्लीट ही रहेगी, भले उसकी हम ये कम कर दे लेकिन द्वितीयक संयोजकता हमेशा 6 ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जब हम बना रहे हैं कोबाल्ट Cl NH3 NH3। अब देखिए ये हो गई हमारे 5 की। अब यहाँ क्या आपको अमोनिया दिख रहा होगा 5, यही 3-4 कंपाउंड लेके सबसे पहले वर्नर्स ने दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे जो एक क्लोरीन है वो हमारा कोऑर्डिनेशन द्वितीयक संयोजकता में चला जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो निगेटिव और उदासीन दोनों से संतुष्ट होती हैं, तो हम इससे भी ले सकते हैं और ये पूरा भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी द्वितीयक संयोजकता होगी वो 6 होगी। तो यहाँ से द्वितीयक संयोजकता कितनी है 6 ही है, लेकिन यहाँ पे 5 + 1 की स्थिति में है, यानी 5 हमारा NH3 है और 1 क्या है क्लोरीन है, और जो हमारी प्राथमिक होगी वो तो 3 होगी। तो इस प्रकार से वर्नर्स ने दिखाया था कि हम किसे प्राथमिक और द्वितीयक कहते हैं। वैसे अगर यहाँ पे हम 4 ले लेंगे तो 2 क्लोरीन हमारा यूज हो जाएगा द्वितीयक वाले में, अगर हम 3 ले लें तो वहाँ पे तीनों का तीनों क्लोरीन जो हमारा यूज हो जाएगा द्वितीयक संयोजकता में। तो इसी तरह से उन्होंने वर्नर्स ने अपने सिद्धांत में बताया। लेकिन अभी ये पूरा तरीका नहीं है कि हम इसी तरीके से लिखते हैं, तो इनमें कमियां हो गई थी, ये संरचना पूरी अच्छे से नहीं है। देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हम किसे माने कि वो मतलब ये जो क्लोरीन है वो प्राथमिक में आ रहा है कि द्वितीयक, यहाँ पे तो इन्होंने दोनों में काउंट कर लिया है। तो यही कमियों को दूर करने के लिए हम आगे थियरीज पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का नामकरण कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हम समवायता पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वीबीटी थियरी और सीएफटी थियरी। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया। कल हम इसके आईपीएससी नामकरण के नियम और उनका नामकरण पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एक पॉजिटिविटी के साथ हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। देखिए कभी भी आपने किसी भी चीज को आवश्यकता से अधिक समय मत दीजिएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई ऐसा इंसान, कोई पर्सन हो मतलब जिसे आप चाहते हो, लेकिन अगर आप उसे आवश्यकता से अधिक टाइम देने लगे तो वो जो भी ना वो भी शायद आपको चाहता है, लेकिन फिर वो चाहत क्या होती है, कमजोरी बन जाएगी आपकी। फिर वो इंसान ऐसा सोचने लगता है ना कि मतलब इसको मेरी ज़रूरत के अलावा मतलब इसको कुछ और है नहीं, मतलब इसको मेरी ज़रूरत ही है, तो फिर वो आपका फ़ायदा उठाने लगता है। तो कभी भी अपना फ़ायदा किसी को उठाने का मौका मत दीजिए, क्योंकि देखिए आजकल अगर वही फ़ायदा उठाएंगे फिर आप हर्ट होंगे। तो कभी भी अपना जो कीमती वक्त है और अपनी जो आपकी लाइफ है उसे किसी दूसरे को बर्बाद करने का हक आप किसी को नहीं दे सकते। आपकी लाइफ है, आपको उसे अच्छी बनानी है। तो इसी तरह आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और जो भी निगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए। तो थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथी।